अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। हरियाणा में मेवात इलाके में 2 लोगों के अगवा करके जिंदा जलाने के मामले में राजस्थान पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। राजस्थान पुलिस के अहदेदारों ने इसकी तस्दीक की है। पुलिस ने कहा कि वो हरियाणा पुलिस के किरदार की भी तहकीकात करेगी, जिसने मुबैना तौर पर गाय की स्मगलिंग के मामले में मुतासरीन को मुश्तबा करार देकर जदोकोब किया था। अगरचे पुलिस हुकाम तहकीकात के बारे में खामोश है, लेकिन जराये ने बताया कि 6 अफराद को हिरासत में लिया गया और उनसे अच्छी तरह से पूछगछ की जा रही है। दरियासना ये इल्ज़ाम लगाया गया कि राजस्थान पुलिस ने हरियाणा में मुलजिम की हामिला बीवी से मारपीट की, जिससे उसका इस्कात हमल हो गया। मुलजिम श्रीकांत की वालदा ने इल्ज़ाम लगाया कि 30 से 40 पुलिस एहलकार तफ्तीश के लिए उनके घर में घुस आए। जब उन्हें बताया गया कि वो घर पर नहीं है तो उन्होंने घर वालों को मारना पीटना शुरू कर दिया। मुसलसल मारपीट से उसकी बीवी को तकलीफ हुई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने 18 फरवरी को एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। श्रीकांत की मां ने कहा कि मारपीट की वजह से ही उसका बच्चा पेट में मर गया। ताहम भरतपुर के SP श्याम सिंह ने कहा कि ऐसे तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस टीम श्रीकांत के घर में दाखिल नहीं हुई। दरअसल हरियाणा पुलिस की टीम वहां गई थी। हम हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सनवाद थाना इलाके के तहत छपरा गांव में मुबैना तौर पर एक मजहबी मकाम में दाखिले पर 2 फरीकों में हुए पथराव में 18 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों फरीकन की शिकायत पर 50 से ज्यादा नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहां के एक अफसर ने बताया कि कल 3 बिरादरियों के लोगों के जरिए बनाए गए एक मजहबी मकाम में दूसरी बिरादरी के लोगों के दाखिले के ताल्लुक से झगड़ा हो गया था। दोनों तरफ से शदीद पथराव हुआ। दोनों तरफ के लोग छपरा से संवाद थाने में जमा हुए और कार्रवाई के सिलसिले में हंगामा किया। SDOP दीक्षित ने बताया कि 3 दिन पहले एक समाज के लोग एक मजहबी मकाम के करीब सरकारी जमीन पर बाबा साहेब अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब करना चाहते थे। इस मामले में उसने एक पुराना दरख्त भी काट दिया था। SDM और दीगर अहदेदारों ने दोनों पार्टियों पर वाजे किया कि बगैर इजाजत दरख्तों को काटने और मुजस्समा नस्ब करने के लिए जरूरी इजाजत लेने के बाद किसी को भी मजहबी मकाम में दाखिल होने से नहीं रोका जाएगा। एक तरफ प्रेमलाल की जानिब से दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया गया कि कल भैयालाल पटेल और दीगर ने उनकी बिरादरी की लड़कियों और खवातीन को मजहबी मकाम में दाखिल होने से रोका और तनाजा बढ़ने पर पथराव किया, जिसकी वजह से 13 अफराद जख्मी हुए। फिर उनकी शिकायत पर पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ मामला SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया। तेलंगाना हुकूमत आज ये दावा करती है कि हर शोबे हयात में रियासत नुमाया हो गई है और हर शोबा बेहतरीन अंदाज में काम कर रहा है, लेकिन हुकूमत की नाक के नीचे एक ऐसा घिनौना वाकया पेश आ गया जिसने सारी असलियत खोल कर रख दी। आज BRS हुकूमत नए नए नारों के साथ देश भर में अपना ढिंडोरा पीट रही है। ऐसा ही एक नारा पुलिस महकमे के बारे में दिया गया, वो था फ्रेंडली पुलिसिंग। लेकिन मेदक में शक की बुनियाद पर एक डेली वेजर को ऐसे पीटा गया कि वो 2 हफ्तों में अपनी जान से हाथ धो बैठा। और इस तरह तेलंगाना पुलिस ने एक मरतबा फिर डेडली पुलिस साबित कर दिखाया अपने आप को। हाल ही में हुकूमत तेलंगाना ने एक असरी सहूलतों से लैस कमांड कंट्रोल रूम हैदराबाद में शुरू किया। इसके जरिए से रियासत के हर मुकाम पर CCTV नेटवर्क के जरिए निगाह रखी जाती है। किसी चोरी के मामले में मेदक के एक शख्स को फेशियल रिकग्निशन के जरिए निशानदा किया गया। खदीर खान को शक की बुनियाद पर मेदक पुलिस की एक टीम ने हुसैनी आलम से हिरासत में लिया। फिर 4 दिन तक वो पुलिस की हिरासत में रहा। खदीर खान ने रिहाई के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान बयान भी दिया कि उसको उल्टा लटका कर मारा गया। SI राजशेखर, कांस्टेबल पवन और प्रशांत ने एक मामूली सी चोरी के शक में खदीर खान को 3 दिन तक मारपीट की।
शदीद मारपीट से खदीर खान चलने के काबिल भी नहीं रहे। इसके हाथ और पैर भी हरकत करने से कासिर हो गए। मारपीट के दौरान खदीर के जिस्म पर अंदरूनी चोटें लगी, उनके गुर्दे भी नाकारा हो गए। शदीद मारपीट के बाद खदीर खान को वहां से रवाना कर दिया गया और उन्हें गांधी अस्पताल में शरीक करवाया गया। खदीर खान ने दौरान इलाज अपने बयान में कहा कि वो बार बार पुलिस एहलकारों से कह रहे थे कि उन्होंने चोरी नहीं की और वो बेकसूर हैं, लेकिन मारपीट जारी रही। मारपीट के 2 हफ्तों बाद खदीर खान की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर इस वाकये की रिपोर्टिंग के बाद डीजीपी ने तहकीकात का हुक्म दिया, लेकिन मेदक जिले एसपी अभी भी अपने ओहदे पर बरकरार है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे अहम बात यह है कि सीआरपीसी की कौन सी दफा के तहत किसी शख्स को शक की बुनियाद पर मारा पीटा जा सकता है। इस वाकये ने फ्रेंडली पुलिसिंग की पोल खोलकर रख दी है। इसके अलावा निचली सतह के पुलिस एहलकारों में पाए जाने वाली बर्बरियत और हैवानियत को भी लोगों के सामने इस वाकये ने लाया है। क्या पुलिस इस हैवानियत का कोई जवाब पेश करेगी? क्या पुलिस महकमे में बुनियादी तब्दीली की जरूरत नहीं है? ऐसे और भी वाकयात तेलंगाना में पेश आ चुके हैं। हैरत की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मारपीट के जिम्मेदार एहलकारों का सिर्फ तबादला किया गया। क्या किसी एमएलए, एमपी या एमएलसी के रिश्तेदार के साथ या असर और रसूख रखने वाले किसी फर्द के साथ पुलिस यही रवैया रखेगी, या फिर जुल्म सिर्फ आम और गरीबों पर भी होता रहेगा? अब यह मामला इंसानी हकूक कमीशन तक भी पहुंच रहा है। कायदे से जिम्मेदार पुलिस एहलकारों को हर तरफ बरतरफ करके उन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी अहम बात यह है कि अब तक अवाम दोस्त बीआरएस हुकूमत के किसी भी वजीर ने, यहाँ तक कि वजीर दाखिला ने भी, किसी एमएलए ने और यहाँ तक कि मेदक की एमएलए पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने भी कोई बयान नहीं दिया। शायद वो अपने वोट बैंक को लेकर फिक्रमंद है, या फिर वो ऐसे गरीब मजदूरों को इंसान समझते ही नहीं है। लेकिन खदीर खान की यह दर्दनाक मौत तेलंगाना की आवाम को याद रहेगी। मेदक की आवाम भी इस बात को याद रखेगी। जब अवामी नुमाइंदे अवाम की हिफाजत नहीं कर सकते, किसी जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, तो उन्हें मुंतखब करके असेंबली क्यों भेजा जाए? उन्हें गद्दी से उतरना होगा। खदीर खान को इंसाफ मिलेगा और खातियों को सजा मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये साफ साफ जुल्म है और इस जुल्म के खिलाफ माशरे का हर फर्द आवाज उठाएगा और फिर इख्तिदार की कुर्सियां हिल जाएंगी, फिर जालिम को जरूर सजा मिलेगी। मेघालय में बीजेपी के रियासती सदर एनरेस्ट मावरी ने कहा है कि वो बीफ खाते हैं और इससे उनकी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। इससे हफ्ता भर पहले मावरी ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में एनपीपी से अलायंस, गाय का गोश्त, यानी बीफ बैन और सीए जैसे मुद्दों पर बात की। इसी दौरान उन्होंने बयान दिया, अगर हम देखें तो क्या रियासत के 90% ईसाई बीजेपी के कट्टर रुख को अपना लेंगे? इस पर मावरी बोले कि बीजेपी की हुकूमत को 9 साल हो चुके हैं, हमने अब तक किसी चर्च पर हमला नहीं देखा, बीफ खाने पर भी रोक नहीं है। मैं बीफ खाता हूं और मैं बीजेपी में हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें यकीन है कि मेघालय की जनता इस बार बीजेपी के साथ है। उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए इलेक्शन कमीशन ने हफ्ते के रोज शिवसेना पार्टी का नाम और इलेक्शन सिंबल तीर कमान एकनाथ शिंदे के दावे को मंजूरी देते हुए दे दिया था। अब उद्धव ठाकरे इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके लिए ठाकरे ने अपने घर मातोश्री में पार्टी के कायदीन और वर्कर्स की मीटिंग बुलाई थी। उधर शिंदे ग्रुप भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट यानी एक पिटीशन पहले से दाखिल करने की तैयारी कर रहा है, यानी इलेक्शन कमीशन के फैसले को चुनौती दी जाएगी तो शिंदे ग्रुप को सुने बिना कोर्ट फैसला नहीं देगा। एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने शिंदे ग्रुप को असली शिवसेना मानकर उन्हें शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। कमीशन ने पाया था कि शिवसेना का मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उद्धव ठाकरे ग्रुप के बिना इलेक्शन कराए अपने गुट के लोगों के को ओहदेदार बनाने के लिए ये फैसला ऐसा लिया गया। उद्धव ठाकरे ग्रुप की शिवसेना के कट्टर
उद्धव ठाकरे ग्रुप की शिवसेना के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हट गया है, यानी अब ये अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, इसे लेकर पार्टी या ट्विटर की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। ट्विटर के खवायद के मुताबिक अगर कोई वेरीफाइड यूजर अपना प्रोफाइल फोटो, डिस्प्ले नेम या यूजर नेम, जिसे हम हैंडल भी कहते हैं, बदलता है तो ब्लू टिक हट जाएगा और दोबारा अकाउंट वैलिडेट होने तक उसमें ब्लू टिक नहीं दिखेगा। उद्धव ग्रुप की शिवसेना ने बीते दिनों में अपना प्रोफाइल फोटो और नाम बदला है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्लू टिक जाने की यही वजह हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के शिवसेना का नाम और इंतखाबी निशान वजीर आला एकनाथ शिंदे के धड़े को फराहम करने का फैसला करने के बाद से महाराष्ट्र में ठाकरे और शिंदे धड़े के कायदीन के दरमियान बयानबाजी जारी है। ठाकरे का धड़ा इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ मुसलसिल एहतजाज करा है। दरअसल शिवसेना के लीडर और राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने एक बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि इंतखाबी निशान और नाम हासिल करने के लिए अब तक मुबैना तौर पर 2000 करोड़ रुपए के सौदे और लेन देन हो चुके हैं। ट्वीट कर कर देश को अवगत किया है कि जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशान है तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है, वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर, ये मेरा एफआईआर है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीने में, सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए। जो सरकार, जो नेता, जो बेईमान लोगों का गुट विधायक खरीदने के लिए 50-50 करोड़ का दाम लगाता है, सांसद खरीदने के लिए 100 करोड़ का बोली लगाता है, हमारे पार्षद और हमारे शाखा प्रमुख खरीदने के लिए 1 करोड़ का 50 लाख का दाम लगाते हैं। वो तो चिन्ह, पार्टी का चिन्ह और पार्टी का नाम खरीदने के लिए कितने की बोली लगा सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी जानकारी है 2000। महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पुणे में एक प्रोग्राम के दौरान शिवसेना के नाम और निशान को लेकर कहा कि इलेक्शन कमीशन ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि यूपीए दौरे हुकूमत में हर वजीर खुद को वजीर आजम मानता था और वजीर आजम को भी वजीर आजम नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि यूपीए के दौर में 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, कल ही एक बहुत बड़ा विजय हमारी युति को मिला है। शिंदे साहब की शिवसेना को, असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिलकर एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। आज मालूम पड़ गया है। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, चुनाव मिलकर लड़े, अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लड़ाई, देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, पुणे के कार्यकर्ता, आसपास के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक संकल्प कर जाना है, आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी के सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आनी चाहिए। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया,
उनके ना धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां हीरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया। कांग्रेस ने कहा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने वाली पार्टी की 25वीं कन्वेंशन में तकरीबन 15,000 नुमाइंदों को मदऊ किया गया है, जिसमें पार्टी के जिले, रियासती और कौमी सतह के अहदेदारों को मदऊ किया गया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, पार्टी लीडर तारिक अनवर, पार्टी खजांची पवन बंसल, छत्तीसगढ़ की इंचार्ज कुमारी शैलजा और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने इतवार को पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 24 फरवरी को एजेंडा कमेटी के अफसरान का इजलास होगा, जिसमें सेशन में बहस के मौजूआत की मंजूरी के बाद 25 फरवरी को सुबह 9 बजे से कन्वेंशन का आगाज होगा, जिसमें मुख्तलिफ मौजूआत पर तफसीली बहस शुरू होगी। उन्होंने कहा कि मीटिंग में उदयपुर, चिंतन शिविर और भारत जोड़ो यात्रा में आने वाले सियासी, इक्तिसादी, बैनुल-अक़वामी, समाजी इंसाफ, नौजवानों के मामलात जैसे तजावीज़ पर तफसील से बातचीत की जाएगी। I think we already, our entire spokesperson, senior Congress leader had a series of press conference 3 days before throughout the country on this Adani issue. Definitely district level also, coming days, within 2-3 days, district level also, there will be a press conference on this issue. और रोज हम प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछ रहे हैं, हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला में, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको इसके 14 नंबर का सीरीज आपको मिल जाएगा। आज के 2-3 सवाल हैं। महाशिवरात्रि के दिन पर भी हमने 3 सवाल पूछे थे और हम उम्मीद रखते थे कि उस दिन, महाशिवरात्रि के दिन तो चुप्पी तोड़ेंगे प्रधानमंत्री, पर उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ा। तो आज हम फिर से 3 सवाल पूछेंगे और हम पूछते रहेंगे। आप यकीन रखिए, हम इसको बंद नहीं करेंगे, ये श्रृंखला चलता रहेगा। I think we already, our entire spokesperson, senior Congress leader had a series of press conference. हम पहचानते हैं कि ऑपोजिशन की एकता जरूरी है, पर मैंने पहले भी कहा है, आपको कई बार कहा है कि विपक्ष की एकता के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाला गया था। विपक्ष की एकता एक परिणाम हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा का, और इस पर विचार होगा प्लीनरी में। क्या रूप लेगा वो हम अभी नहीं कह सकते, पर जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने माना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर न केवल कांग्रेस पर हुआ है, बल्कि भारतीय राजनीति पर भी हुआ है। ये भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण उन्होंने स्वीकारा है और हम इसका स्वागत करते हैं, और हम अपनी भूमिका हम अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। कई विपक्ष की पार्टियां ऐसी आती हैं जो खड़गे जी के मीटिंग में बैठती हैं, पर जो उनका एक्शन होता है वो सत्ता पक्ष की पार्टी के पक्ष में होता है। तो हमारे 2 चेहरे नहीं हैं बीजेपी के संबंध में, हमारा एक ही चेहरा है। हम बीजेपी के विपक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि इस अडानी मामले पर जेपीसी हो। कई पार्टियां हमारे साथ रहीं और कहीं नहीं, जेपीसी की मांग उन्होंने स्वीकारा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी चाहिए। वो भी एक राजनीतिक कदम था ताकि प्रधानमंत्री से बच जाए। तो हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि हमें नेतृत्व करना है, क्योंकि कोई भी विपक्ष की एकता कांग्रेस के बिना असफल होगा। तो हम जानते हैं, नीतीश जी का बयान का हम स्वागत करते हैं, और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, इस पर प्लीनरी में बातचीत होगी। और जो कुछ हमें करना है 2024 के लिए, 2024 के पहले 2023 में चुनाव हमें लड़ना है, विधानसभा के चुनाव है, पर बीजेपी के कायद रविशंकर प्रसाद ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश का पीएम बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मुल्क की जनता वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी लीडरशिप पर यकीन रखती है। रविशंकर ने कहा कि नीतीश ने कई बार
ये एप्लीकेशन दी है कि उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे का दावेदार बनाया जाए, जबकि उनसे अपनी रियासत बिहार ही नहीं संभल पा रही है। क्या हो गया नीतीश बाबू को? बिहार तो संभलता नहीं, बिहार तो परेशान है। आपकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है और चले हैं देश को जोड़ने के लिए, और कांग्रेस पार्टी को लिफ्ट नहीं दे रही है। चाहे वो नीतीश कुमार हो या कोई और हो, एक बात नहीं समझते कि आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया है, फिफ्थ इकॉनमी बन गया है। आज आप देख रहे हैं कि 470 प्लेन खरीदा है तो अमेरिका के राष्ट्रपति या फ्रांस के राष्ट्रपति या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारे यहां नौकरी बनेगी। ये भारत इसलिए बन पाया है कि नीतीश कुमार को जनता पूर्ण बहुमत देती है और आगे भी देगी। अब ये वही देवेगौड़ा गुजराल की कहानी। नीतीश बाबू आप तो ऐसे नहीं थे, देवेगौड़ा बनना चाहते हैं, इंद्र गुजराल बनना चाहते हैं, तो उसमें 5-6 महीना से अधिक नहीं चलता है मामला। नीतीश कुमार जी हो या कोई हो, देश बहुत बदल चुका है। ये देश नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, गरीबों के लिए काम हो रहे हैं, भारत दुनिया की बड़ी ताकत बन पा रहा है, इसीलिए कि नरेंद्र मोदी को देश की जनता विश्वास करती है। अब ये लोग करते रहे, ये चलता रहता है। बोलते हैं अगर हम लोग साथ हो जाएंगे तो 100 के अंदर इनको बुक करेंगे। दिन में सपने देखने पर कोई मनाही है क्या? मनाही है नहीं है। 14 याद कर नीतीश कुमार, फिर आए 19 में साथ साथ, उनके एमपीज में भगदड़ मची हुई हम जानते हैं। 24 में वही होगा। बीच में तो बहुत जगह हुई, यूपी में भी यही बोले, बाकी जगह बोले। फिर कह रहा हूं, देश बदल गया है, देश के लोगों की सोच बदल गई है। नरेंद्र मोदी गरीबों के नेता है, पिछड़ों के नेता है, देश के नेता है, पूरा देश। क्या हो गया नीतीश बाबू को? बिहार तो संभलता नहीं, बिहार तो परेशान है। आपकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है और चले हैं देश को जोड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर में सरकारी पॉलिसियों पर तनकीद करने वाले सरकारी मुलाजिमीन पर अब कार्रवाई होगी। इंतजामिया ने ओहदेदारों को अहकाम दिए हैं कि ऐसे मुलाजिमीन की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजा जाए। चीफ सेक्रेटरी A.K. मेहता ने 17 फरवरी को एक मीटिंग के बाद यह फैसला लिया था। एक न्यूज एजेंसी ने जरा के हवाले से जानकारी दी है। दरअसल 17 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी A.K. मेहता ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ एक मीटिंग की थी। मीटिंग में बात सामने आई कि कुछ सरकारी मुलाजिमीन हुकूमत की पॉलिसियों और कामयाबियों पर तनकीद कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ लिख रहे हैं। इसके बाद मेहता ने सभी सेक्रेटरीज को सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टों पर नजर बनाए रखने का हुक्म दिया। ऐसी पोस्ट करने वाले मुलाजिमीन के बारे में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जानकारी देने और मुलाजिमीन को नोटिस जारी करने के अहकाम जारी किए गए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। उन्हें सुबह से ही अंदेशा था कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करवाएगी, लेकिन वो गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं और ना ही सीबीआई के सवालों से वो भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सीबीआई के हर सवाल का जवाब दूंगा। दरअसल सिसोदिया को सीबीआई ने आज शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली बजट 2023-24 की तैयारी चल रही है और वो उसी काम में मसरूफ हैं, इसीलिए उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए। वहीं सीबीआई ने सिसोदिया को आज के लिए राहत दे दी। ओहदेदारों का कहना है कि पूछताछ के लिए जल्द ही दूसरा समन जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज कहा कि हिंदुस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 1 साल कबल दस्तखत किए गए आज़ाद तिजारती माहदे ने हिंदुस्तानी कारोबारियों को फरोग दिया और खलीजी ममालिक के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को गहरा किया। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यूएई के साथ CPA ने हिंदुस्तानी कारोबारियों को फरोग दिया है और यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात को भी गहरा किया है। इंडिया यूएई जामे इक़्तिसादी शराकत दारी के माहदे पर 18 फरवरी 2022 को पीएम मोदी और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नह्यान के दरमियान एक वर्चुअल समिट के दौरान दस्तखत किए गए थे। वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों फरीकों ने इंडिया यूएई इस माहदे पर दस्तखत किए जिसका 1 साल मुकम्मिल हो गया है।
केरल में 17 साल की लड़की ने अपने वालिद को लीवर डोनेट किया है। ऐसा करके वो मुल्क की सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर बन गई। लड़की का नाम देवानंदा है और वो 12वीं की तालिब इल्म है। देवानंदा के वालिद एक लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे और लीवर ट्रांसप्लांट ही उनके इलाज का तरीका था। मुल्क के ऑर्गन डोनेशन कवायद के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के लोग अपने जिस्म का कोई भी पार्ट डोनेट नहीं कर सकते। ऐसे में देवानंदा ने केरल हाई कोर्ट से खास इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद देवानंदा ने 9 फरवरी को अपने वालिद प्रतीश को लीवर का एक टुकड़ा डोनेट किया। देवानंदा की बहादुरी को देखकर अस्पताल इंतजामिया ने सर्जरी का बिल भी माफ कर दिया। हरियाणा में बजट सेशन से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बवाल हो गया। ओपीएस की मांग को लेकर इतवार को रियासत भर में मुलाजिमीन ने पंचकुला से चंडीगढ़ कूच किया। चंडीगढ़ पुलिस ने इन मुलाजिमीन को बॉर्डर पर रोक लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर झड़प हुई। मुलाजिमीन ने बैरिकेडिंग हटाकर चंडीगढ़ में घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने उनसे धक्का मुक्की शुरू की। इसके बावजूद मुलाजिमीन नहीं रुके और पुलिस की जानिब से वाटर कैनन से पानी की बौछारें दे मारी। छत्तीसगढ़ की दारुल हुकूमत रायपुर में एक सिरफिरे शख्स ने नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उस पर गंडासे से हमला कर दिया। खून से लथपथ लड़की जान बचाने के लिए भागी तो नौजवान ने उसका पीछा किया और सड़क पर उसके बाल पकड़कर घसीटने लगा। इस दौरान मुलजिम ने अपने ऊपर भी हमला किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाकया गुडियाई इलाके का है। अफराद खानदान के मुताबिक उनकी लड़की मुलजिम ओमकार तिवारी के मसाला सेंटर में काम करती थी। तिवारी ने लड़की की मां से कहा था कि उससे उसकी शादी करवा दे। इनकार पर उसने आज लड़की पर हमला कर दिया। कर्नाटक के रामनगर में 17 साल की लड़की ने शादी करने से इनकार किया तो नौजवान ने उस पर तेजाब फेंक दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों 1 साल से रिलेशनशिप में थे। इस वाकये के बाद मुतासिरा को बेंगलुरु के मिंटो आई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बाईं आंख में एसिड चला गया है। इस वजह से उसकी आंख की रोशनी जा सकती है। ये वाकया जुमे के रोज का है। पुलिस ने इसकी जानकारी हफ्ते के रोज दी। पुलिस ने बताया कि 22 साल का मुलजिम सुमंत कनकपुरा का रहने वाला है और वो एक मैकेनिक है। कुछ वक्त पहले ही दोनों में झगड़ा हुआ था। इस वजह से नाबालिग ने सुमंत से ब्रेकअप कर लिया था। जुमे के रोज मुलजिम ने नाबालिग को फोन किया और मिलने के लिए बुलाया। जब नाबालिग मिलने आई तो मुलजिम ने उसे शादी करने की तजवीज रखी, लेकिन नाबालिग ने उसे ठुकरा दिया। इस बात से नाराज होकर मुलजिम ने उसके चेहरे पर इंजन साफ करने वाला एसिड से अटैक कर दिया। लखनऊ में पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर से बोलेरो की गिरने का एक वाकया पेश आया। इसका एक नया वीडियो सामने आया है। 40 सेकंड के इस वीडियो में साफ दिखा जा सकता है कि बोलेरो की स्पीड 100 के करीब रही होगी। ड्राइवर उसे काबू नहीं कर पाया। गाड़ी रेलिंग को तोड़ते हुए फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। इस हादसे में 3 नौजवानों की मौत हो गई है, जबकि एक नौजवान शदीद रूप से जख्मी है। उसका अस्पताल में इलाज जारी है। गुजरात में एक साबिक सरपंच के भतीजे की शादी में दूल्हे के घर वालों ने नोटों की बारिश कर दी। मकामी लोग हवा में उड़ने वाली करेंसी नोटों को हासिल करने के लिए कूद पड़े। ये वाकया हाल ही में मेहसाना जिले के कड़ी तालुके में पेश आया। ये वीडियो गुज़िश्ता 3 दिनों से सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। दिल्ली में खेले गए इस मैच में हिंदुस्तानी टीम ने 6 विकेटों से जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पोजीशन जरूर मजबूत कर ली थी, लेकिन तीसरे दिन का पहला सेशन उनके लिए बहुत खराब रहा और वो टीम इंडिया को बड़ा टारगेट नहीं दे पाए। नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तानी टीम ने 4 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। आज एक और बड़ी खबर भी, हिंदुस्तान के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली जब क्रिकेट के मैदान में
वो कदम रखते हैं तो कोई ना कोई रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं। दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट के दौरान कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और बड़ी कामयाबी अपने नाम कर ली। विराट कोहली ने दूसरी इनिंग्स के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 25,000 रन मुकम्मल कर लिए। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।